नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2020 का यह सामान्य अध्ययन का सेकेंड पेपर है, जिसमें यह भी दोस्तों पहले पेपर की ही तरह अंक जो है बांटे गए हैं। उस सेम प्रकार से इसमें अधिकतम अंक 250 अंक का है दोस्तों। तो अब देखते हैं हम लोग प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। इस पर टिप्पणी लिखिए। टोटल यह दोस्तों 150 शब्दों में लिखना था। इसमें जो है 10 अंक जो है बटा हुआ था। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वयं सत्ता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, इस पर विवेचना कीजिए। यह प्रश्न दूसरा था। इसी प्रकार से तीसरे पर, आपके विचार में सहयोग स्पर्धा संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है। अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण जो है दीजिए। इसको अभी के वर्तमान उदाहरण से इसको प्रदर्शित कर किस प्रश्न का उत्तर हमें देना था। इसी प्रकार से चौथे प्रश्न पर है। चौथे प्रश्न है, हाल के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही है, जिसमें दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणाली के आलोचक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को जो है आलोकित कीजिए। तो इसे यह 150 शब्दों में लिखना था। 10 अंक का प्रश्न था। इसी प्रकार से पांचवें पर है, जिसमें एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, क्यों आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस काले प्राणी को स्वीकार करना चाहिए। भारत में संसदीय प्रायोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो है आंसर जो है देना था। इसी प्रकार से दोस्तों छठवें प्रश्न पर है। छठवें प्रश्न था, सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर चरा चिकित्सा मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ एवं पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। इसका विवेचना कीजिए। यह छठवें प्रश्न था। इसी प्रकार से सातवें पर है, आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एवं निर्णायक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवाओं में सुधारों के सुझाव दीजिए। तो यह आपको आंसर लिखना था। इस प्रकार दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न पत्र को। इसी प्रकार से दोस्तों आठवें प्रश्न था। आठवें प्रश्न में, चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है। इसका विवेचना कीजिए। मतलब डिजिटल क्रांति के ऊपर इसका जो है आंसर लिखना था, डिजिटल रिवॉल्यूशन के ऊपर। इसी प्रकार से 90 पर है, कोविड महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न था। इसी प्रकार 10वें पर है, अमेरिका और यूरोपीय देश में राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है। इसका उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो यह दोस्तों 10वें प्रश्न था। अब देखते हैं 11वें पर। 11वें में है कि राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। इसका दोस्तों महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल ही में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियम में परिक्षेप्य में स्पष्ट कीजिए। तो यह दोस्तों कृषि कानून और आपदा प्रबंधन महामारी अधिनियम, इस पर आपको अपना आंसर जो है देना था। इसी प्रकार से 12वें पर है। 12वें पर, न्यायिक विधायक भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालिका अधिकरणों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने के संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाले लोकहित याचिकाओं को जो है न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर आपको जो है लिखना था। इसी प्रकार से दोस्तों अगले प्रश्न है 13वें पर। 13वां प्रश्न जो है पूछा गया है, भारत में स्थानीय निकायों के सुदृढ़ संपोषिता प्रकार्य कार्यकर्ता व कोष की अपनी रचनात्मक व्यवस्थाओं से प्रकारात्मक की जो समकालिक अवस्थाओं की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय में इसका जो है प्रक्रियात्मक की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों को आलोकित कीजिए। इसी प्रकार से 14वें प्रश्न था दोस्तों, जिसमें विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एक उपयोगहीन स्टेपनी टायर से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में जो है रूप में रूपांतरित हुआ है।
उन कारकों तथा क्षेत्रों को अवलोकित कीजिए जहां एक रूपांतरित दृष्टिकोण हो सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों यह था टोटल 14 प्रश्न। अब देखते हैं कुछ 6 प्रश्न जो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखते हैं 20वें प्रश्न पर, जिसमें भारत रूस रक्षा समझौता की तुलना में भारत और अमेरिका रक्षा समझौता की क्या महत्व है, जिसमें हिंद प्रशांत महासागर में क्षेत्रीय स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए। इसी प्रकार से 19वें पर है चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद स्क्वाड में वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है, इसका जो है विवेचना कीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न है जो 18वें नंबर का है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 2030 के अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना और पुनर्स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न है जो 17वें हैं। 17वें प्रश्न में पूछा गया है कि सूक्ष्म वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है एवं स्वयं सहायता समूह की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्य के लिए कीजिए। इसी प्रकार से 16वें प्रश्न पर केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, जिसमें एक आयोग के संविधानीकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक है। क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय और सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा, इसका कारण बताइए। तो इस प्रकार से दोस्तों यह यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2020 पेपर 2 सेकेंड पेपर जीएस का है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।